घटना चक्र के पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ में पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पुदुचेरी के राज्य सभा के प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों और अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इनमें 3 सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान की दृष्टि से कुल 59 विषय, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। संपत्ति सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजारों, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे में निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना संपत्ति सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इनमें 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 92 में कुकड़ी, नेपाली, मणिपुरी तथा 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी और मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में सूची में लगभग 282 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहितता के बारे में उपबंध है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इनमें शहरी स्थानीय निकाय तथा संबंधित 18 विषय हैं। भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः 8 अनुसूचियाँ थीं। कालांतर में संविधान संशोधन द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ संविधान में शामिल कर दिया गया है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। इनके कथनों पर विचार करिए। भारतीय संविधान में 20 भाग हैं। ये गलत है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। गणना की दृष्टि से 25। तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? बचे 2 और 3। भारत संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। तो 395 अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से 400 से अधिक। ठीक है। तो इसमें केवल 3 भारतीय संविधान, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता, बचा 3।
भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधनों अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। सही है। 52वें, 73वें, 74वें संविधान में जोड़ा गया, क्रमशः पहले 52वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली सूची है वो क्या करती है? राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरी अनुसूची संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी शपथ का प्रारूप। चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यदि भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक पर अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची कहती है राज्य, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र का विस्तार का ब्यौरा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचित करता है। भारत में पहली अनुसूची क्या करती है? राज्य एवं नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा देती है। दूसरा संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध देती है। तीसरी जो है शपथ का प्रारूप। चौथी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची से किससे संबंधित है? शपथ संबंधी है तृतीय अनुसूची। पद की शपथ प्रारूप ये है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की दी जाने वाली शपथ प्रारूप ये भी है। उपराष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप नहीं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो जो है तृतीय अनुसूची, तो तृतीय अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ का प्रतिज्ञान स्वरूप है। संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचित अभ्यर्थी, संसद के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप नहीं रहता, तो कौन सही हो जाएगा? सी। 1 और 2 को सुमेलित कीजिए सूचियों के नीचे कूट। चतुर्थ जो है, चतुर्थ किसके बारे में रहता है? चतुर्थ रहता है राज्यों के राज्यसभा में सीट के आवंटन के लिए। तो राज्यसभा के सीट आवंटन के लिए 1 का 3, तो सी हो जाएगा हमारा सही। चतुर्थ है राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। षष्टम जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र से है। अष्टम जो है वो भाषाएं हैं। नवम जो है भूमि सुधार अधिनियम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो 9वीं हमें पता है कि भूमि सुधार अधिनियम, तो 8वीं है भाषाएं, 9वीं है अधिनियम विधिमान्य दल परिवर्तन के आधार, तो बी का एक ये और ये। फिर हमें पता है कि 9वीं जो है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, तो कौन सा हो जाएगा? सी। 7वीं जो है वो विधायी शक्तियों का वितरण है। और 10वीं जो है वो दल परिवर्तन के लिए। 8वीं भाषाओं के लिए। 9वीं कुछ अधिनियमों का विधिनियमकरण, विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं में। 8वीं में भाषाएं, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं में दल परिवर्तन के आधार पर रहता है। 7वीं हमें पता है 8वीं भाषा है। 9वीं जो है 10वीं जो है दल परिवर्तन के लिए। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 7वीं अनुसूची संघ राज्य संपत्ति सूचियां हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के जो प्रथम संविधान संशोधन है 1951 को हुआ था और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची।
7वीं समवर्ती राज्य संघ समवर्ती सूची, 8वीं भाषा सूची, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं जो है दल बदल के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं भारत संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय नहीं। इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन ही कहता है भारत के संविधान किसी न्याय द्वारा नहीं। भारतीय संविधान प्रथम संशोधन 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आश्रित हो। वर्तमान 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारियों में से किसी के संगत हैं, या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संविका के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीयवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधानों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों से कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 असत्य है। कोहेले केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से कोहेले बनाम तमिलनाडु मामला संबंधित है। मिलान करें। संघीय सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची। तो संघीय सूची जो है उनमें संघीय सूची में टोटल संवर्ती सूची में सबसे ज़्यादा संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। राज्य सूची में 66, संघीय सूची में 97। संघीय में सबसे ज़्यादा, फिर राज्य सूची में, फिर संवर्ती सूची में। संघीय सूची में 97, वर्तमान गणना अनुसार 98, राज्य सूची में 66, वर्तमान गणना अनुसार 59, 47 प्रविष्टियाँ संवर्ती सूची में, गणना अनुसार 52। भारत सरकार के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना किस में आता है? संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची में प्रविष्ट संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? किस सूची में? संवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता को किस में रखा गया है? संवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत उल्लेखित है। निम्न में कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? पुलिस नहीं है, रेडियो टेलीविजन नहीं, विदेशी मामले नहीं, आपराधिक मामले हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में पुलिस राज्य सूची में और विदेश मामले तथा रेडियो टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले संवर्ती सूची का विषय है। मतलब संवर्ती सूची आपराधिक मामले में संघ भी निर्णय ले सकता है और राज्य भी निर्णय ले सकते हैं। निम्नलिखित सूची में कौन सा मद भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये है। लोक स्वास्थ्य नहीं है, प्रति व्यक्ति आयकर नहीं है, निखात नहीं है।
जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, संपत्ति सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं? सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्मिलित है। जनगणना संघ सूची सम्मिलित है। राज्य में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, दूसरी अनुसूची। राज्य में सीटों का बंटवारा जो है वो चौथी अनुसूची में के द्वारा हुआ किया जाता है। पहली अनुसूची राज्य के नाम और उसके क्षेत्र में परिवर्तन। दूसरी अनुसूची जो है संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन के बारे में। तीसरी जो है शपथ, और चौथी जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से है। दल बदल विरोध 10वीं में है। तो ये दूसरी में हमारी क्या है? दूसरी में हमारी पेंशन, भत्ते आदि हैं, और चौथी में हमारी क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संपत्ति सूची में है? कृषि नहीं है, पुलिस नहीं है, शिक्षा है, रक्षा नहीं है। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं संपत्ति सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ से राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ और राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 1976 की धारा 57 द्वारा इसे संपत्ति सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा और संघ सूची के विषय में शामिल है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संपत्ति सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 को। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा वनों को राज्य सूची में संपत्ति सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन में भारत के मूल संविधान में वन, फॉरेस्ट को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर संपत्ति सूची में प्रविष्ट 17 के क के तहत अंतःस्थापित किया गया। वन संपत्ति सूची सुमेलित नहीं है। कौन सा एक निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शेयर बाजार। शेयर बाजार जो है वो संघ सूची का है। डाकघर, बचत खाता संघीय, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया तथा इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची तथा संपत्ति सूची प्रावधान। वन संपत्ति सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची में है। तो इसमें रॉन्ग क्या हो जाएगा? रॉन्ग क्या हो जाएगा? शेयर बाजार, जो कि संघ सूची में है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है? संपत्ति सूची में। सुमेलित कीजिए। संपत्ति सूची में आएगा, राज्य सूची लेते हैं। राज्य सूची जो रहता है वो, संपत्ति सूची जो रहता है वो रहता है जनगणना के लिए। संपत्ति सूची रहता है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के लिए। ठीक, तो 3 का 4, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। केंद्र सूची किससे है? जनगणना से। राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से। संपत्ति सूची जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से। अवशिष्ट सूची में अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में भी डालता है, ये भी डालता है। पंचम अनुसूची भी डालता है। पंचम अनुसूची के अंतर्गत पंचम भी, षष्ठम भी, सप्तम भी, तो मतलब सब डालता है। नीति निर्देशक तत्व के 45 अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243 तथा 243 छ और ब में प्रदान की गई है। शक्तियों और प्राधिकरणों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों के शैशवपूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा को बंद किया गया है। पंचायतों को 243 छ के अंतर्गत तथा नगर पालिका को 243 ब के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। षष्ठम एवं सप्तम अनुसूची में शिक्षा के संबंधित प्रावधान शामिल हैं। एक पंचम अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषयक है? 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून विषयक प्रावधान है। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 को जोड़ी गई थी। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक करना और साथ में केंद्र राज्यों के मंत्रिपरिषद के आकार का निर्धारण करना था। भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? किसके? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून से। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? 7वीं अनुसूची में बैंकिंग का है, बीमा का है, जनगणना का है, गैस का नहीं है। इनमें में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची में रक्षा है, रेलवे है, वैदेशिक मामले हैं, कृषि जो है वो राज्य सूची का मामला है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में 7वीं शिक्षा का है। निम्न में से किसका उल्लेख राज्य सूची में किसका उल्लेख है? शिक्षा, विद्युत, वन और रेलवे। शिक्षा संवर्ती सूची, विद्युत संवर्ती सूची, वन संवर्ती सूची, रेलवे जो है वो राज्य सूची का विषय है। गंतव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। इनमें से कौन से राज्य सूची में है? जनगणना नहीं है, निगम कर नहीं है, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन नहीं है। कौन है? रेलवे, पुलिस। पंचायती राज के निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज किस सूची में है? राज्य सूची में। उन्हीं से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया ही है जो संवर्ती सूची में शामिल है। कारागार नहीं, पुलिस नहीं, लोक व्यवस्था नहीं। 7वीं अनुसूची 3 में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में सम्मिलित है। विवाह, विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में इसके अंतर्गत सम्मिलित है। 3री में संवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रविष्ट संबंध में विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 37। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 में राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य में विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल में निर्वाचन से है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस सूची में है? 7वीं अनुसूची में।
भूमि सुधार किसमें? राज्य सूची में। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन एवं निजी पक्षकारों का अंतरण अंगीकृत और शून्य घोषित किया गया? 5वीं अनुसूची में। 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद के निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अंकित और शून्य घोषित होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध इनमें से किस लिए किए गए हैं? 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ही किए गए हैं दोनों को। 6ठी अनुसूची संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम में होती है, मेघालय में होती है, त्रिपुरा में होती है, मणिपुर में नहीं होती। कहाँ होती है? मिजोरम में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तराखंड नहीं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नहीं। कौन बचा? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत की संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में लागू होते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जुड़े गई। इनमें कुल 29 विषय थे। मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। आगे पढ़ेंगे उद्देशिका। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका बनेगी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के उद्देशिका में 76 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता
शब्द जोड़ेगा। अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान में विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को की जन्म की कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को भारत संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुबारीवाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ही की बात की गई है। इनमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर ने इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने यह संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक जीवित दस्तावेज कहा है। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को यदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय गणतंत्र की 1 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तुस्थिति भारतीय संविधान के तत्कालीन उद्देश्य के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इनमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष नहीं, समाजवादी नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। ठीक। भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार से न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। उस संविधान में टोटल 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ए। भारत संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित का सही क्रम है। संपूर्ण भारत तो जो भारतीय संविधान प्रस्तावना में वर्णित किए गए भारतीय राजस्व के रूप में वर्णित करते हैं। इनमें से समाजवादी पंथ मूल
संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। ध्यान रखने बात यह तथ्य है कि संविधान में लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा। यह शब्द चीन के संविधान में लिखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? भारत एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातात्मक गणराज्य है। समाजवादी भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, गणराज्य भी है, सार्वभौमिक सब है। ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द उल्लेख किया गया है ना? धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। लिखित शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों का विचार अनुसार क्रम लीजिए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, सार्वभौमिक 1, 2, 3, 4, CADB, CADB। भारतीय संविधान की समाजवादी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इनमें कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। इनमें में से कौन सा शब्द 1975 के भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता। अखंडता सम्मिलित नहीं था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया। इनमें में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व 1 और 3। संविधान की उद्देश्य के संबंध में कथनों पर विचार करिए। दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पंडित नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगोत्वा उद्देश्य का बना, ये कथन सही है। इसके प्रति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं, इसका संशोधन किया जा सकता है, तो ये कथन गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो यह रद्द कर सकता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? बी, 1, 2 और 4। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत संविधान सभा में 22 जनवरी 1946 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव उद्देश्य का प्रस्ताव ही अंतोगोत्वा भारतीय संविधान के उद्देश्य का बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों में यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अवशिष्ट और स्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन 1946 में इसके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने के लिए किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समाजवादी शब्द
उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संविधान समाजवादी किसमें जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्दों जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान में आमुख का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, समाज तथा आर्थिक न्याय करना है, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अवसर की समानता यह भी है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा यह भी है। तो सभी चारों। संविधान के आमुख प्रस्तावना के लक्ष्य उनके सभी नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। एक कथन तथा दूसरे कारण को कहा गया। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि इसे 42वें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। कारण ये सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ये और दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, वी द पीपल ऑफ द इंडिया से शुरू होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के बाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारत राज्य में कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो भारत राज्य में कोई धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों को राज्य में द्वारा समान प्रक्षेप अपेक्षित है। इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभु है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक, संघीय नहीं है। इनमें कौन सा शब्द भारत संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता इसमें उल्लेखित नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के अंग के नहीं थे। धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, मतलब यह कथन सत्य है। उक्त शब्द 1976 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 1976 में इसे जोड़ा गया। उक्त शब्द 1985 के संविधान संशोधन नहीं, 1976 में जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो ये अंग हैं। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाती है।
निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र गणतंत्र ही जन्म कुंडली कहा है? किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने। किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी होने के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। बेरुबारी निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बोम्मई बनाम प्रश्नगत वादों में से बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया। निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार करना पड़ा? केशवानंद भारती के मामले में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1976 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के देशों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाता है, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों, राज्य के निजी तत्वों, सिद्धांतों, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा अवसर की समता प्रदान कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? टोटल 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव के समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान के उद्देशिका में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व में, DPSP में। भारतीय संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय की परिकल्पना उद्देश्य में उपबंध कराते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता। संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंध चारों कथनों में सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में
सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह ध्यातव्य है कि कोई विकल्प अन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत पर नहीं लगा, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिनमें अधिकतम कथन शामिल हैं। इस दृष्टि से सी और डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। जिनमें से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान की प्रत्याभूत नहीं है। देश के सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थे। सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत है, तो यह कथन सही है। संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार में विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। तो फिर से देखते हैं, भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। निम्न में से कथनों पर विचार करें। 20 भाग नहीं है, अनुच्छेद इतने भी नहीं है, तो इसमें से केवल 3 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? राज्यों के नियमों की सूची और राज्यों का ब्यौरा कौन सी सूची देती है? पहली सूची। दूसरी जो संवैधानिक प्राधिकारों, वेतन भत्ते और उनके बारे में उपबंध। तीसरी जो है शपथ का प्रारूप है। चौथी राज्यसभा में सीटों का आवंटन। निम्नलिखित में से भारतीय संघ के एक राज्य का सृजन करना हो, संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को आवश्यक संशोधित किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची में भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचित है। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न से क्या उपबंध है? मंत्री के लिए पद की स्थापना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप नहीं है। संसद के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। तो चतुर्थ जो है वो क्या है? चतुर्थ में राज्यसभा के बारे में, अष्टम जो है वो भाषा के बारे में, नवम जो है भूमि सुधार के बारे में, षष्टम जो है जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। सातवीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण है। आठवीं अनुसूची भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निहरता है। 7वीं अनुसूची संघ राज्य संवर्ती सूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार या कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल। 8वीं अनुसूची भाषा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? किसके कार्यकाल के दौरान? जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करने हेतु भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त कराने हेतु निम्नलिखित सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सांसद, इसमें केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। कोहेलियो केस भारत की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहेलियो केस भारत में 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आई.आर. कोहेलियो बनाम तमिलनाडु में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया गया, संसद की 9वीं अनुसूची में विधि विशेष प्रविष्ट कराने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, जो वर्तमान में 98 हैं। संघीय सूची में 66, जो वर्तमान में 59 है। संवर्ती सूची में नहीं, राज्य सूची में 66 है, जो वर्तमान में 52 है। और संवर्ती सूची में 47 है, जो वर्तमान में 59 है। गणना की दृष्टि से भारत संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, आर्थिक योजना का विषय किसमें है? आर्थिक योजना संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची दोनों में सम्मिलित है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस सूची में सम्मिलित है? संवर्ती सूची में। जानवरों की प्रतिकूलता रोकथाम किस सूची में है? संवर्ती सूची में। निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्ती सूची का विषय है? पुलिस
नहीं। आपराधिक मामले है, रेडियो नहीं। विदेशी मामले नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और समवर्ती सूची के बाद जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, जनगणना संघ सूची में है, राज्यसभा के बंटवारों ये चौथे अनुसूची में है, ना कि दूसरे अनुसूची। तो सी इसमें का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है। कृषि राज्य सूची में है। शिक्षा को प्रारंभ में राज्य सूची में विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वन जो है समवर्ती सूची का है, शेयर बाजार संघ सूची का है, ना कि समवर्ती। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। केंद्र सूची की जनगणना राज्य सूची में, अवशिष्ट में अंतरिक्ष, समवर्ती सूची में राज्य सूची में जनसंख्या नियंत्रण और नहीं, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। भारतीय संविधान में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? नीति निर्देशक तत्व डालते हैं, ग्रामीण शिक्षा, शहरी शिक्षा देते हैं, पंचम अनुसूची जो है वो भी डालती है, सब षष्टम जो है वो भी, पंचम कुछ जनजातीय क्षेत्र के विषय में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सभी। भारत के संविधान में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल कानून विधेयक प्रावधान है? 10वीं अनुसूची में। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है। अनुसूची में दल बदल किसमें है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल कानून विरोध से। भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची किससे? दल बदल। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है, बीमा का है, बैंकिंग का है, जनगणना का है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में नहीं है? संघ सूची में रक्षा है, विदेशी मामले हैं, रेलवे है, कृषि नहीं है। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का राज्य सूची में किसका उल्लेख नहीं है? रेलवे, पुलिस का। शिक्षा, विद्युत एवं वन समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे, पुलिस राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है। इनमें से कौन सा सूची राज्य सूची में? रेलवे, पुलिस। पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में शामिल है? पंचायती राज निम्न में राज्य सूची में सम्मिलित है। सूची 3 समवर्ती सूची में है, कौन सा? दंड प्रक्रिया। विवाह विच्छेद, गोद लेना किसका है? समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान की 7वीं सूची 1 प्रविष्ट 72, सूची 2 प्रविष्ट 37 सही है। सरकारों द्वारा निःशुल्क कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? अनुसूची 7वीं अनुसूची में। केंद्र सरकार द्वारा करों और शुल्कों का अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित है। भूमि सुधार के विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों अंतरण अंगीकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। 3 सदस्य समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य वाद में निर्णय लेते हुए जनजातीय भूमि को राज्य सरकार एवं उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिए जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के द्वारा अकृत और शून्य घोषित कर दिया गया। अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। किसमें? 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित के किसे अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण। संविधान की 6वीं अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय में होती है, मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर में नहीं होती।
बी में, छठी अनुसूची बी में। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में लागू होते हैं, सिक्किम में नहीं, उत्तराखंड में भी नहीं, नागालैंड में भी नहीं। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्न से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने हैं? टोटल 29 विषय हैं। उद्देशिका, तो उद्देशिका को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संपूर्ण प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, यह भी नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक गणराज्य ही थी। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय, स्वतंत्रता, समता है? तो उसमें 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न से सही क्रम है? सार्वभौमिक, संपन्न, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो इसमें ये विलोपित हुआ क्योंकि इसमें सही क्रम में नहीं लिखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। सार्वभौमिक है, प्रजातांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, सार्वभौमिक। तो इनका क्रम हमें ज्ञात करना है। सार्वभौमिक 1, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, CADB। भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना क्या जोड़ा गया? संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। इनमें कौन सा धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। इसमें कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, अखंडता, समानता, अखंडता नहीं थी, समानता थी। निम्नलिखित में कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना जोड़े? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, 1 और 3। संविधान को उद्देश्य का निम्न कथनों पर विचार करिए गुट की सहायता से इनमें से कौन सा सही है? नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना, सही। प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता। इसमें 3 गलत हो जाएगा। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों के तहत यह रद्द नहीं कर सकता, तो यह भी कथन सत्य है। मतलब 1, 2, 4। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, यह लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में? 42वें संशोधन में। अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य था। 1, 2, 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सुनिश्चित करता है सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सभी चारों। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 2 प्रकार की अभिव्यक्ति, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की
समानता और एक प्रकार की गरिमा सुनिश्चित कराते हैं। तो भारत के संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता। भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। हम भारत के लोक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत है सार्वभौमिकता का। भारत के संविधान में निम्न से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभु है, लोकतंत्रात्मक है, धर्मनिरपेक्ष है, संघीय नहीं है। निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? संप्रभुता है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ में लोक कल्याण नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, सही। ये सही है। 76 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नहीं, 1976 के संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। उक्त शब्द 1976, यह भी गलत होगा। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, अभी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका जो है वो संविधान की आत्मा कहलाती है। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु राजनीतिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? के.एम. मुंशी ने। हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? पवित्र दस्तावेज बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुबारी वाद के फैसले में। कौन से वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? वो मलई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? सना भारतीय विवाद में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मूल अधिकारों में। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को संविधान की प्रस्तावना प्रतिबिंबित करती है। भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? टोटल 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में किया गया नहीं है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की उपबंध किया गया है। भारत संविधान की उद्देशिका है, संविधान का भाग है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान में दिया गया है, न्यायालय में लागू नहीं होता, महत्वपूर्ण और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लिखित करता है, संविधान में कानूनों अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो ये सभी है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान थी।
सामाजिक समानता संविधान के प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी जो है वो इसका सही आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात की गई है। तो उद्देशिका और अनुसूची दोनों घटना चक्र के खत्म हुए। कल पढ़ेंगे हम शासन प्रणाली। ठीक।